नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक विशेष प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लाते हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है और बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है इसको तैयार करने के पूर्व, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देख करके इस सीरीज को हमारी टीम के द्वारा आप सभी के लिए तैयार किया जाता है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो संपन्न होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी टॉप एलएससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जिनका आप सभी को और हमको भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस श्रृंखला में परंपरागत सामान्य अध्ययन के साथ साथ हम करंट अफेयर्स के सवाल भी शामिल कर रहे हैं और सही विकल्प के साथ साथ बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करने का हमारा प्रयास रहता है। तो बिना देरी की आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा रोज की भांति आज भी भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय वन सेवा आईएफएस का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय वन सेवा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन किस वर्ष किया गया? चार विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है वर्ष 1950 में, दूसरा विकल्प है वर्ष 1945 में, तीसरा विकल्प है वर्ष 1966 में और चौथा और अंतिम विकल्प है वर्ष 1957 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनमें जो नंबर 3 की सेवा है भारतीय वन सेवा, इसका गठन किया गया है वर्ष 1966 में। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति की, तो भारत के संविधान में वर्तमान समय में 3 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। वह 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं तो जानेंगे हम। पहली अखिल भारतीय सेवा है जिसको हम कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा जिसे कहा जाता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इसके लिए केंद्र सरकार के पास एक मंत्रालय है जिसका नाम है कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार। इसके लिए उत्तरदायी मंत्रालय कौन सा है? कार्मिक मंत्रालय। दूसरे नंबर की जो सेवा है इसे कहा जाता है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस सेवा जिसे हम आईपीएस के नाम से जानते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। इसके लिए गृह मंत्रालय, इसके लिए जो प्रभावी मंत्रालय है या नियंत्रण किसके पास है, तो आपको जवाब देना है गृह मंत्रालय भारत सरकार। 3 नंबर की सेवा, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं में तीसरा क्रम किसका है, तो वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा जिसे हम आईएफएस के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया गया। और इसके लिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय, याद रखना है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार इसके लिए प्रभावी मंत्रालय रहेगा। और वर्ष 1966 में इसका गठन किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं, तो आपका जवाब होगा 3। पहली भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी वर्ष 1966 में गठित आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से और बात करेंगे। तो इनके संवैधानिक प्रावधान कहां पर है, तो संविधान का अनुच्छेद अगर हम पढ़ें 312, तो उसमें अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो अधिकार है वो भारत की संसद के पास है, लेकिन जो प्रस्ताव अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में लाया जाएगा उसकी शुरुआत या उस प्रस्ताव का प्रारंभ राज्यसभा से ही माना जाएगा और इस मामले में राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। याद रखना है, इस मामले में राज्यसभा को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि नई अखिल भारतीय सेवा को अगर यदि गठित किया जाता है तो वह प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, तत्पश्चात लोकसभा में जाएगा और भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। याद रखना है, अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है और ये अपने सेवा काल का अधिकांश समय राज्यों में व्यतीत करते हैं। राज्य के सर्वोच्च पदों पर और केंद्रीय स्तर सेवाओं के सर्वोच्च पदों पर अखिल भारतीय सेवा के सदस्य आसीन किए जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने दीन ए इलाही को किस वर्ष प्रारंभ किया था? 4 विकल्प यहाँ पर है। यह प्रश्न मध्यकालीन भारत के मुगल काल से लिया गया है। दीन ए इलाही को अकबर ने कब प्रारंभ किया था? पहला विकल्प है वर्ष 1582 में, दूसरा विकल्प है 1564 में, तीसरा विकल्प है 1562 में,
चौथा और अंतिम विकल्प यहां पर है 1563 में। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा एक नया आध्यात्मिक सिद्धांत लागू किया गया, जो उस समय के प्रचलित लगभग सभी धर्मों की जो मूल सैद्धांतिक बातें थी उनको शामिल करके बनाया गया। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक संहिता भी है। इसे कुछ विद्वानों ने मुगल काल की आध्यात्मिक संहिता की संज्ञा दी है और नैतिक संहिता के साथ साथ यह आध्यात्मिक संहिता का कार्य करती थी। अकबर इसके प्रवर्तक बताए गए हैं और 1582 में, पहला विकल्प यहां पर सही है, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही, ठीक है, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही को चलाया, दीन इलाही को। और दीन इलाही एक प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक संहिता थी, याद रखना है। और इसको मानने वाले जो पहले गैर मुस्लिम थे उनका नाम था महेश दास या बीरबल, ये भी आपको नोट कर लेना है। महेश दास या बीरबल ऐसे पहले गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं जो दीन इलाही को अपनाते हैं। और दीन इलाही के संबंध में कुछ इतिहासकारों ने इसको तौहीद इलाही का नाम भी दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले विकल्प में दिया हुआ है 1564। तो यहाँ पर जो 1564 अर्थात दूसरा विकल्प दिया है, ऐसा क्या मुगल काल में हुआ जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जजिया कर को समाप्त करने की घोषणा की थी। जजिया एक गैर मुस्लिम कर था, याद रखना है, जो भारत में सबसे पहले 711-12 ईस्वी में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाया गया था। और जजिया को अंतिम रूप से समाप्त करने का कार्य मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा किया गया था, याद रखना है। 1720 में आखिरी मुगल शासक हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जिनके द्वारा जजिया को समाप्त कर दिया गया था। एक ये धार्मिक कर था और गैर मुस्लिम कर था, ये भी आपको नोट करना है। तो जजिया की समाप्ति अकबर के द्वारा कब कर दी गई? 1564 में। आगे बढ़ते हैं, अगला विकल्प यहां पर दिया है 1562। तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। 1562 में अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अकबर ने दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हमारा जो अंतिम विकल्प बचा हुआ है 1563। तो 1563 में ऐसा क्या हुआ? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा सर्वधर्म समभाव की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा। तो एक बार प्रश्न पुनः पढ़ेंगे, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की, दीन इलाही को कब प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो गया 1582। दीन इलाही को तौहीद इलाही के नाम से भी जानते हैं। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, जजिया गैर मुस्लिम कर था। वर्ष 1562 में अकबर ने दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि लगभग अपनी हर सीरीज में हम 1 से 2 क्वेश्चन नहीं वाले लाते हैं। जैसा कि परीक्षा में नहीं वाले प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है, तो हमें सावधानी पूर्वक 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और नहीं को यहाँ पर हमें अंडरलाइन कर देना, जैसा कि हमने कर भी दिया है। पहला विकल्प है चिल्का झील उड़ीसा में है, लैगून झील है। दूसरा कथन है सांबर झील राजस्थान में अवशिष्ट झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में क्रेटर झील या उल्का तापी या उल्कापाती झील है। और भीमताल केरल और खारे पानी की झील। तो यहाँ पर जो गलत है वो सही उत्तर माना जाएगा, तो विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। भीमताल झील कहां पर है? यह झील उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। जनपद कौन सा है? नैनीताल। नैनीताल जनपद में उत्तराखंड में यह झील स्थित है और यह एक ताजे पानी की झील है, याद रखना है। हिमानी निर्मित झील है, उत्तराखंड में है। यह झील कहां पर है? भीमताल, केरला में नहीं, उत्तराखंड में है। बाकी सारे विकल्प यहां पर सही है। चिल्का उड़ीसा, लैगून झील है, पूर्वी घाट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है। और भारत का, यह भी लिख लेना यहां पर, यह भारत का पहला रामसर स्थल है, रामसर स्थल है। यह भी आपको नोट कर लेना है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील उड़ीसा, और यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील राजस्थान राज्य में है, अवशिष्ट झील का उदाहरण है और खारे पानी की
झील है और नमक की आपूर्ति करने वाली प्रमुख झीलों में शामिल है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, यह भी याद रखना है। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र के बुलढाना जनपद में है और यह खारे पानी की झील है और उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब्लू माउंटेन नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मिजोरम में है। मिजोरम अर्थात पूर्वोत्तर भारत में ब्लू माउंटेन नाम का जो उद्यान है वह स्थित है और मिजोरम के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मिजोरम की इसकी स्थिति क्या होगी? तो मिजोरम के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, यह दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, यह भी आपको नोट करना है। और यह पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख स्थल है, पर्यटन के लिए अपने जाना जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र को कब प्रारंभ किया गया था? 4 विकल्प यहां पर है, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र को प्रारंभ किया गया था और 15 अगस्त 1947 के बाद के जो वीर हमारे सपूत हैं भारत के, अगर उन्होंने भी अदम्य साहस का परिचय दिया है तो उनको भी यह पुरस्कार देने की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, यहाँ पर लिखा हुआ भी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा है, सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है, तो आपका जवाब होगा परमवीर चक्र। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपका जवाब होगा भारत रत्न। सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न। इसके बारे में हम आपको पूर्व के वीडियो में बता भी चुके हैं कि प्रारंभ से लेकर अब तक 53 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, 53 लोगों को प्रदान किया जा चुका है, यह भी आपको नोट कर लेना है। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो 53 लोगों को दिया गया है। और जो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र अब तक 21 लोगों को दिया जा चुका है, 21 लोगों को प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है, 21 लोगों को प्रदान किया गया है। और वर्ष 2023 में, नोट करिएगा आप, वर्ष 2023 में 23 जनवरी वर्ष 2023 में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर, पराक्रम दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 21 परमवीर चक्र विजेताओं, 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया गया, आपको यह भी नोट करना है कि भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं, अर्थात अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया जाता है। अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए राष्ट्र रक्षा को सर्वोच्च भावना से प्रेरित व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किया गया है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र, 21 लोगों को प्रदान किया जा चुका है। 23 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2023 में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस अर्थात 23 जनवरी की तिथि को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसके 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। यदि आपसे प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष से पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश की 4 महान विभूतियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है अब तक। उनके नाम आप नोट करिएगा। 4 परमवीर चक्र विजेता हैं। तो पहला नाम आता है जदुनाथ सिंह,
जदुनाथ सिंह। नंबर 1 का नाम आता है यूपी से जदुनाथ सिंह, जदुनाथ सिंह। ये परमवीर चक्र विजेता है। इनका मूल जनपद है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ये भी नोट कर लेना है। इनका जो मूल जनपद है वह शाहजहांपुर है। और शाहजहांपुर है। नंबर 2 के जो व्यक्ति हैं वीर अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद। नंबर 3 के जो व्यक्ति हैं उनका नाम नोट कर लेना है आपको, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे, मनोज पांडे। 4 नंबर के जो व्यक्ति हैं कैप्टन योगेंद्र यादव, कैप्टन योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव जी। ठीक है, इनका डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर है, इनका डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर। वीर अब्दुल हमीद का गाजीपुर आप नोट करेंगे। कैप्टन मनोज पांडे का जो मूल जनपद है वो सीतापुर है और इनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई है। कहां पर हुई है? लखनऊ में हुई, ये भी आपको नोट कर लेना है। और कैप्टन योगेंद्र यादव जी बुलंदशहर, बुलंदशहर। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कितनी महान विभूतियों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों के नाम है, तो आपका जवाब होगा 4। और ये चारों व्यक्ति परमवीर चक्र विजेता है। इनमें पहला नाम आता है जदुनाथ सिंह का, जिनका गृह जनपद शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर को शहीदों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो आप जवाब देंगे वीर अब्दुल हमीद, गाजीपुर के रहने वाले थे, मूल जनपद इनका गाजीपुर है। 3 नंबर पर नाम आएगा कैप्टन मनोज पांडे का, जो कि सीतापुर जनपद के रहने वाले थे। और चौथा और अंतिम विकल्प है कैप्टन योगेंद्र यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी हैं। याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, सुंदरलाल बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू, फ्रैंक एस स्मिथ और जिम कॉर्बेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंक एस स्मिथ। ये एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे। कौन थे? इनका सामान्य परिचय है, ब्रिटिश पर्वतारोही थे ये, पहली बात तो ये। और इनके द्वारा ही वर्ष 1931 में फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज की गई। फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा वर्ष 1931 में वैली ऑफ फ्लावर, 1931 में फूलों की घाटी, फूलों की घाटी की खोज की गई, एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे की गई। ये कहां पर है? तो जनपद का नाम है चमोली, नोट करिएगा, जनपद का नाम है चमोली और राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहां है, तो चमोली जनपद के उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा की गई थी। अब यहां पर हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। पहला विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के ये प्रणेता बताए गए। इनका संबंध चिपको आंदोलन से है और यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और चिपको आंदोलन में मुख्यतः 3 लोगों की भूमिका थी। पहला नाम है गौरा देवी, दूसरा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा और तीसरा नाम है चांडी प्रसाद भट्ट। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, चिपको आंदोलन से संबद्ध थे। तो पहला नाम हो गया सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा नाम हो जाएगा गौरा देवी, गौरा, तीसरा नाम हो जाएगा चांडी प्रसाद भट्ट, चांडी प्रसाद भट्ट। ये नाम आपको नोट करना है। यह पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वनों की कटाई के विरुद्ध उत्तराखंड में चलाया गया प्रमुख आंदोलन है। और इसी की तर्ज पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एपिको आंदोलन चला था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत के चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चला जो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के चलाया गया था? तो आपका जवाब होगा एपिको। एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपको। चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही आंदोलन चलाया गया। अगले विकल्प यहां पर दिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, यह भी आपको नोट करना है। और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष रहे, यह भी नोट करना है। सबसे ज्यादा बार लाल किले से
और राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा झंडा फहराने का इनके नाम रिकॉर्ड भी दर्ज है। इनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक भी लिखी गई, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये भारत की विदेश नीति के पुरोधा बताए गए हैं। अगला जो अंतिम विकल्प यहाँ पर दिया है, अंतिम विकल्प है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट एक पैसे से तो प्रारंभिक अवस्था में शिकारी थे, लेकिन इन्हीं के नाम पर उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था 1936 में, याद रखना है। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। सामान्य अध्ययन में एक प्रश्न आपसे दिवस के से संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है, गत परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हैं। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, 16 फरवरी, 21 फरवरी, 2 फरवरी और 13 फरवरी। तो यहां पर आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पहला विकल्प है 16 फरवरी। 16 फरवरी को मनाया गया बादाम दिवस, बादाम दिवस, अंतरराष्ट्रीय बादाम दिवस यहां पर मनाया गया है। और गत 2 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो आपको याद रखना है विश्व नम भूमि संरक्षण दिवस, संरक्षण दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे, याद रखना है। यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वन्य भूमियों को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पहल की शुरुआत वर्ष 1971 में एक ईरान में शहर पड़ता है रामसर, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय नमभूमियों के महत्व को वैश्विक स्तर पर पहली बार लाया गया। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस। आपसे पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको नोट करना है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, भारत की स्वर कोकिला आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा लता मंगेशकर। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया भारत की कोकिला या फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी, तो आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, और वो प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश ही था, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और सरोजनी नायडू भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य भी थी। 15 सदस्य उसमें 15 महिला सदस्य शामिल थे, उनमें से एक सरोजनी नायडू भी थी। और पहली भारतीय महिला जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई वर्ष 1925 में। अधिवेशन कहां हुआ, तो कानपुर, आपको नोट कर लेना है। तो सरोजनी नायडू की जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला राज्य जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए। अब तक हम लोग तमाम प्रकार के बजट पढ़ते रहते हैं कि किसी राज्य का फोकस कृषि को बढ़ाने का है, किसी राज्य का फोकस विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने का है, और किसी राज्य को अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ाने का प्रावधान है। लेकिन भारत का एक राज्य है जिसने हाल के दिनों में अपने बजट वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट वहां पर पेश किया गया है, उसमें बुजुर्गों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है केरल भारत का पहला राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। केरल से और बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। समान सोने की कीमतों को निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य केरला है। सब्जियों के लिए समान न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने वाला भारत का पहला राज्य केरला है। यह भी आपको नोट कर लेना है। 1 स्कूल 1 IS नाम की योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल ही है। यह भी आपको नोट कर लेना है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, जी समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया है। अभी हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा है जी समूह, G4 समूह। G4 समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई है। 4 विकल्प आपको दिए गए, म्यूनिख जर्मनी, नई दिल्ली भारत, टोक्यो जापान, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो इस बैठक का आयोजन किया गया है म्यूनिख जर्मनी में। म्यूनिख जो है वो जर्मनी का प्रमुख शहर है, और वहां पर जी समूह की बैठक G4 समूह की बैठक आयोजित की गई 14 और 15 फरवरी को। याद रखिएगा कब आयोजित हुई है, तो 14 और 15 फरवरी, गत 14-15 फरवरी 2026। जगह कौन सी है, म्यूनिख। देश कौन सा है, जर्मनी।
इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में भारत का प्रतिभाग किसने किया, तो याद रखना है पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान विदेश मंत्री, पूर्व विदेश सचिव भारत के और वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर जी जो हैं, इन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है। याद रखना एस जयशंकर, इन्होंने प्रतिभाग किया है। अब हम बात करेंगे G4 क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये कब अस्तित्व में आया। तो G4 का गठन, G4 जो संगठन है, या अभी तक आपने G7 सुना होगा, G8 सुना होगा, G20 सुना होगा, तो ये भी एक बहुत प्रमुख संगठन है G4। इसमें 4 देश शामिल हैं। इस संगठन का गठन या इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया है वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में इस संगठन का गठन किया गया है। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, नोट करना है आपको। इसका मुख्य उद्देश्य है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, इसको कहेंगे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के प्रकोष्ठ में तत्काल प्रभाव से सुधार किया जाए और स्थायी सीट का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, जिसे वर्तमान में हम लोग P5 के नाम से जानते हैं। वर्तमान में हम लोग P5 के नाम से जानते हैं। तो G4 समूह जो है यह एक गठबंधन है और यह जो संगठन है यह हमेशा से बात कहते अब आ रहा है कि इसमें जो शामिल देश हैं इनको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दी जाए। वीटो पावर का प्रयोग इन देशों के पास भी आना चाहिए। इसके सदस्य कौन से हैं, तो नोट करिएगा सदस्य राष्ट्र। इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं, तो पहला हो जाएगा अपना प्यारा भारत। भारत के बाद आएंगे जर्मनी, इसका सदस्य जर्मनी है। जर्मनी के बाद जापान और ब्राजील। अगर हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्तार की, तो एशिया महाद्वीप से यहां पर 2 देश हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि G4 समूह में एशिया महाद्वीप से कितने देश शामिल हैं, तो एक अपना भारत हो जाएगा और एक हो जाएगा जापान। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो जर्मनी कर रहा है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है G4 समूह में, तो आपका जवाब होगा ब्राजील। तत्काल प्रभाव से इन देशों की मांग है कि सुरक्षा परिषद में जो बदलाव हैं उनमें नियमों में बदलाव लाया जाए और इन देशों को स्थायी सीट दी जाए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। धन्यवाद।